हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हमने टारगेट रखा था कि सारे 5 ईयर प्लान्स को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें वीडियो को बीच में ही रोकना पड़ा था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी हो गया था। तो हमने सोचा कि आगे के जो रिमेनिंग या फिर पेंडिंग 5 ईयर प्लान्स है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 8th 5 ईयर प्लान और 9th 5 ईयर प्लान को आज हम पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स को भी फोकस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान, जो 1992 से लेकर 1997 तक था। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, इन्होंने बहुत सारा स्कोप दिया हमें, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। चूँकि आपको याद होगा कि 1991 में बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। वो जो उस समय वहाँ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिफॉर्म लाया था। तो इसके जो ट्रेसेस थे वो अगले 5 ईयर प्लान में दिख रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ही अच्छे से वर्क किया गया था प्राइवेटाइजेशन के तहत। और इम्पॉर्टेंट फीचर्स में हमें ये भी पता चलता है कि 8th 5 ईयर प्लान में हमारा जो नेशनल इनकम है वो 6.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ा था। और कुछ और भी फीचर्स हैं इस 5 ईयर प्लान के, वो हैं कि यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी वर्क किया गया था, फैमिली प्लानिंग पे वर्क किया गया था और बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे फैमिली प्लानिंग को एनकरेज करने के लिए, और इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए थे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो 8th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुए थे वो थे प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा महिला स्कीम एंड गंगा कल्याण स्कीम। 8th 5 ईयर प्लान को पढ़ने के बाद अब हम 9th 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था वो बेसिकली था क्या और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे। तो 9th 5 ईयर प्लान हमारा 1997 से लेकर 2002 तक था, और ये जो प्लान था 5 ईयर्स का, ये मेजरली रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस था। और इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर सके, मैनिपुलेट कर सके और एक नया डायरेक्शन दे सके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो सब बहुत ही घट रहे थे और बहुत ही कम बचे थे हमारे पास। तो इस वजह से हमारे लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज कैसे करेंगे, मतलब ट्रेड कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो रिफॉर्म्स थे उनमें हमने मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होंगे उस पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे उन्हें हम हटा देंगे। जैसे उन्होंने टर्म दिया लिबरलाइजेशन, लाइसेंस की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी और भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने रिमूव किया ताकि प्राइवेटाइजेशन एनकरेज हो, और उन्होंने इसी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन टर्म दिया। और जो तीसरी चीज़ है वो है ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी को हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक करेंगे ताकि इंडिया और अच्छे से डेवलप कर सके इकोनॉमिक फील्ड में। तो ये बेसिक चीज़ थी एलपीजी के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि 9th 5 ईयर प्लान क्या होता है। 9th 5 ईयर प्लान में इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया 1991 में जो भी चेंजेस आए थे, अब उन्हीं के ऊपर आगे के जितने भी 5 ईयर प्लान थे वो सारे वर्क कर रहे थे। तो ये जो 5 ईयर प्लान है इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रखा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने का और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने का और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को एनहांस करना। और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स भी लॉन्च हुए थे इस
प्लान के दौरान जो थे स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब आपको कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है इन 5 ईयर प्लान्स में से। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स बताए गए हैं वो आपको याद करना है, और कुछ अगर किसी प्रोग्राम में कुछ अलग होता है तो आप उसे ज़रूर याद करिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको प्रोग्राम के सामने स्कीम्स भी आ सकते हैं, ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि ये स्कीम इसी प्लान में लॉन्च हुआ था या फिर नहीं। अब हमारा टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके टेन्योर के समय में जो बैंकिंग सेक्टर था ये कम्प्लीटली मोनोपोली में था, किसके, प्राइवेट सेक्टर के। तो जितना भी इनकम जनरेट होता था उससे वो प्राइवेट सेक्टर रिच हो रहा था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को रोकना था, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ये मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना एक तरीके से सही नहीं समझा जा रहा था। तो 1955 में इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था और उसका नाम रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेटर ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए अपनी कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर, और ये जो बैंक है कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल निभाता है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आई थिंक कितने करोड़ ऑफ लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे, जितने आज तक पूरे दुनिया भर में एक साथ इतने लोगों के बैंक अकाउंट्स कभी नहीं ओपन हुए थे। तो ये एक अचीवमेंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की। तो ये बैंक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, बैंक के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों को भी नेशनलाइज किया गया था। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स को एक साथ नेशनलाइज किया गया था। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडिया ओवरसीज़ बैंक, दैट इज़ IOB, और भी जितने लिस्ट हैं ये सारे इसी दिन नेशनलाइज हुए थे 1980 में, और 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। अब हम पढ़ेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये इंदिरा गांधी जी ने 1 जुलाई 1975 को लॉन्च किया था। हमारी कंट्री में इस समय 25 जून 1975 के दिन एमरजेंसी लॉन्च हुई थी, एमरजेंसी लागू हुई थी। एमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो है 356। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, 356 ही है शायद, लेकिन 352 भी हो सकता है। आप लोग चेक करके बताइए कि आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी या फिर आर्टिकल 356 है नेशनल इमरजेंसी। इन दोनों में से एक स्टेट इमरजेंसी वाला है आर्टिकल और एक है नेशनल इमरजेंसी वाला, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 है। तो इस समय हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, और इस प्रोग्राम को उसी समय इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स जो हैं उन इस प्रोग्राम के बताए गए हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था कि हमारी सिटीज़ और एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लैंड सीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, और इक्वल डिवीज़न ऑफ वेल्थ होगा, और वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स को भी लॉन्च किया जाएगा।
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री ट्रेनिंग स्कीम फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, मतलब जो वर्कर के पार्टिसिपेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में उस पर वर्क किया जाएगा, और नेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स जो हैं उस पर वर्क होगा, और बॉन्डेड लेबर को फ्री किया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो टैक्स इवेशन करते हैं, मतलब कि टैक्स पे करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो पे नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो प्रिवेंट करेंगे और इकोनॉमिक क्राइम और स्मगलिंग को वो प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज दैट रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो प्राइसेस हैं बेसिक नेसेसिटीज़ बेसिक अमेनिटीज़ के जो प्राइसेस हैं इनके भाव पर, इनके मूल पर नियंत्रण होगा, और जो भी पब्लिक के लिए जो अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैंडलूम सेक्टर और वेविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और हैंडलूम सेक्टर में डेवलपमेंट लाया जाएगा और इन सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाएगा, इनके लोन को भी माफ़ किया जाएगा और हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा पर वर्क किया जाएगा। Now in the next video, in the next part, we will study about the issues of the worker. हमने देखा कि जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या हैंडलूम सेक्टर में, उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट काम किया जाएगा। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ इश्यूज़ रेज़ हुए थे वर्कर्स के, और उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन भी किया था। तो इन सारी चीज़ों की स्टोरी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, तो उन्हें अलग अलग बता पाना थोड़ा सही नहीं होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज़ किया जाता है और आगे के टॉपिक्स को एक साथ हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।